हेलो बच्चों, सब आईटीआई का सबसे भरोसेमंद चैनल देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। और आज से अपन चालू कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की क्लासेस एंड पूरा कोर्स अपन कंप्लीट करने वाले हैं। और सभी ट्रेड के बच्चे आ जाओ, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, कोपर, डीजल मैकेनिक सभी बच्चों के लिए है। और सीरीज बाय सीरीज एक एक करके अपन पूरी वीडियो इस चैनल पर आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। आज 50 IMP क्वेश्चन अपन देखने वाले 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। मीनू परीक्षा से पहले उसकी मदद करने के लिए अपनी दोस्त रीता को धन्यवाद दे रही है। मीनू को क्या कहना चाहिए? तो मीनू जो है एक लड़की, उसने परीक्षा में अपने दोस्त रीता को धन्यवाद दे रही है। उसके मतलब मीनू जो परीक्षा से पहले उसकी मदद करने के लिए अपनी दोस्त को धन्यवाद दे रही है। जो मीनू परीक्षा देने गई थी तो उसके दोस्त ने उसकी परीक्षा से पहले मदद की थी, तो वो उसको धन्यवाद दे रही है। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेगी? रीता आई एम सो सॉरी, रीता आई सी यू लेटर, रीता थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, या रीता थैंक्स। तो इसमें अब नंबर 3 सी इज़ राइट आंसर। रीता थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज ए कम्युनिकेशन? संचार क्या है? संचार क्या है? इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, सेंड एंड रिसीव, रिसीवर एंड सेंडर, या डिकोडिंग एंड इनकोडिंग। तो जो संचार क्या है, संचार क्या होता है? तो संचार है इनकोडिंग से डिकोडिंग, ठीक है। इनकोडिंग से डिकोडिंग। नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, शिक्षक ने कहा प्रयोग का पृष्ठ के ऊपर दाएं कोने पर लिखा है। जो शिक्षक है उन्होंने कहा कि प्रयोग का जो पृष्ठ है वो पृष्ठ के ऊपरी दाएं कोने पर लिखा है। तो ये क्या है? ये क्या है? एक स्पष्ट रूप से संप्रेषित निर्देश, या एक दोस्ताना अनुरोध, या एक समझाने के लिए स्पष्ट नहीं है, या एक दोस्त से माफ़ी मांगना। तो एक शिक्षक है वो बोल रहा है कि भाई जो प्रयोग है वो प्रयोग पृष्ठ के दाएं कोने पर लिखा है, तो वो किस तरीके से बोल रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं एक स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि ऊपर दाएं कोने पर यहाँ पर जो प्रयोग का वो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकित ने गलती की और रिया उसे इंगित करना चाहती है, तो रिया को कहना चाहिए। अब अंकित ने गलती की है और रिया उसे बताना चाहती है कि आपने गलती की है, तो रिया को क्या कहना चाहिए? रिया क्या बोलेगी? आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें, या यू आर ए बैड पर्सन, आप एक बुरे व्यक्ति हो, या बोलेगी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, या बोलेगी क्या हम कुछ खा सकते हैं। तो इनमें से कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए? तो वो बोलेगी कि भाई मुझे आप माफ़ करें, मुझे माफ़ करें, तो बोलेगी नहीं। एंड अगला है आप एक बुरे व्यक्ति हो, तो डायरेक्ट बुरा व्यक्ति भी नहीं बोल सकती। तो अगला सी वाला है मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो वो बताएगी कि भाई आपसे ये गलती हुई है, तो मुझे आपसे इस बारे में बात करनी है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, जब कोई कम्युनिकेटर त्रुटियों को इंगित करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करता है तो वह होगा। जब कोई कम्युनिकेटर होता है और त्रुटियों को बताने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप ऑफिस में आपसे कोई गलती हुई और आपका बॉस आपको चिल्ला रहा है, ठीक है, आपके ऊपर चिल्ला रहा है, तो वो जो शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो वह कैसे होंगे, ठीक है, वो कौन सा होगा? अच्छी तरह से प्राप्त होगा, ये मुद्दे का समाधान करे, अधिक समस्याओं का कारण बनता है, या रिसीवर की मदद करे। तो जो चिल्लाता है तो उसे इंगित करने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करता है, तो इससे अधिक समस्याओं का कारण बनता है, ठीक है। अधिक समस्याएं बढ़ेगी, ना कि अगर प्यार से समझाएगा तो अच्छे से समस्याएं सॉल्व होगी, ना कि समस्याएं कम होगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी संचार की पहचान कैसे करें? एक प्रभावी संचार की पहचान कैसे करें? कम्युनिकेशन की, एक अच्छे कम्युनिकेशन की पहचान कैसे कर सकते हैं? भाव से, आवाज़ की लहजा से, या शरीर की भाषा से, या ऊपर के सभी से। तो किस प्रकार से अपन कर सकते हैं? एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, या ऑल ऑफ देम। तो जो अपन है देखो, एक अच्छे संचार की पहचान भाव से भी करते हैं, उसके बोलने का तरीका क्या है इससे भी करते हैं, और भाई उसकी बॉडी लैंग्वेज जो कि शरीर की भाषा होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो किस तरीके से आपको बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुस्सैल व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होती है। एन एंग्री पर्सन बॉडी लैंग्वेज विल बी, एक
गुस्सैल व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? शांत होती है या दोस्ताना होती है या आक्रामक होती है या आराम और सुखदायक होती है? तो भाई कोई व्यक्ति मान लो गुस्सा है आपके ऊपर तो उसकी बॉडी लैंग्वेज शांत तो होगी नहीं, ठीक है, ना ही आपसे वो दोस्ताना तरीके से बात करेगा। और आराम और सुखदायक तो बिल्कुल नहीं हो सकती। आक्रामक तरीके से ही वो आपसे बात करेगा, ठीक है। आक्रामक तरीके से मतलब चिल्लाएगा, क्योंकि वो बताया गया है कि गुस्सेल टाइप का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो होगी आक्रामक तरीके से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, अपने संचार कौशल को सुधारने का एक तरीका है। अपने जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको इम्प्रूव करने का कौन सा तरीका है? तो किस तरीके से अपन अपने संचार को सुधार सकते हैं? अकेले अभ्यास कर सकते हैं या दोस्तों के साथ अभ्यास करना और प्रतिक्रिया प्राप्त करना, कि दोस्तों के साथ अगर अभ्यास करें और उनसे फीडबैक ले कि भाई किस तरीके से अपना जो संचार कौशल है वो है, और दी गई किसी भी प्रतिक्रिया को अस्वीकार करना, या कोई सी फीडबैक आ रहा है उसे अस्वीकार कर दिया, नहीं भाई तू मेरे बारे में ये बोल रहा है गलत है ये, ठीक है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा हूँ ही नहीं। और या दूसरों को देखते रहो, या फिर भाई बैठकर दूसरों को देखते रहो। तो इसमें से कौन सा राइट होगा? तो भाई दोस्तों के साथ अपन को अभ्यास करना है, उनका प्रतिक्रिया लेना है, कि फीडबैक लेना है, कि दोस्तों के साथ अभ्यास करना है संचार कौशल की, बोलने की, और उनसे पूछना है कि भाई मेरे में और क्या कमी खामियाँ हैं। तो उनसे उन फीडबैक के जरिए आप अपने में इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अरे मैं हूँ शरण, मैं अहमदाबाद से हूँ, मुझे दौड़ने और यात्रा करने का बहुत शौक है। यह एक कौन सा वर्ड है? तो मैं एक शरण हूँ, मतलब एक व्यक्ति है वो बोल रहा है मैं हूँ शरण और मैं अहमदाबाद से हूँ और मुझे दौड़ने और यात्रा करने का बहुत शौक है। यह है फॉर्मल इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मल इंट्रोडक्शन, बोथ ऑफ द अबाउट या नॉन ऑफ द अबाउट। तो एक व्यक्ति है जो शरण है वो बोल रहा है कि भाई मैं अहमदाबाद से हूँ, मेरा नाम शरण है और मुझे दौड़ना और यात्रा करने का बहुत शौक है। तो ये इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है। इनफॉर्मल तरीके से वो इंट्रोडक्शन दे रहा है, तो ये इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम वालों के लिए अच्छी क्लास है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी हमने इसीलिए इंग्लिश में भी क्वेश्चंस यहाँ पर लाए हैं, और बिल्कुल चिंता लेने की बात नहीं है, पूरी एम्प्लॉयबिलिटी अपन यहीं से कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि भाई कई कॉलेजों में एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ाई नहीं जाती है ढंग से। और मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी की तैयारी बुक से करोगे ना भाई, तो बुक से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैं 2-3-4 साल से जो एक्सपीरियंस है उससे बता रहा हूँ कि बुक में से बिल्कुल कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ ऑनलाइन अगर आप पढ़ोगे तो ही आप अच्छे मार्क्स से पास हो पाओगे एम्प्लॉयबिलिटी में, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी के 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं जो कि 50 नंबर के आते हैं। तो अगर आप बुक से करोगे ना भाई तो 7-8 नंबर या 9 नंबर के मुश्किल से बुक से आते हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे हमारे जरिए देसी अड्डा चैनल से, तो आपके 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन तो आराम से इन्हीं क्वेश्चनों में से फंसने वाले हैं, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसलिए देसी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अध्ययन के स्थान, शाखा और विशेषज्ञता का विवरण के दौरान सूचित किया जाना चाहिए। अध्ययन के स्थान, शाखा और विशेषताओं का विवरण के दौरान सूचित किया जाना चाहिए। एक साक्षात्कार के दौरान, एक दोस्ताना चैट के दौरान, एक समूह में चर्चा के दौरान या बहस के दौरान। तो एक अध्ययन के स्थान और शाखा की विशेषता किसके जरिए बताना चाहिए? एक साक्षात्कार के जरिए यहाँ पर बताना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब आप भाषण देते हैं तो हमें किस तरीके से खालिस्तान होता है और एक के लिए बेहतर होता है? जब आप भाषण देने के लिए जाते हो स्टेज पर तो स्थिर खड़े हो जाओ या झुककर खड़े हो जाओ, ये एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से चलो, या सीधे खड़े हो जाओ और मंच पर थोड़ा आराम करो। तो भाई देखो, जब आप भाषण देते हो तो स्थिर खड़े हो जाओ, स्थिर खड़ा बिल्कुल नहीं होना है। झुककर खड़े हो जाओ तो झुककर भी बिल्कुल आपको खड़े नहीं होना है, और मंच पर एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से भी नहीं चलना है। आपको सीधे खड़े हो जाना है और मंच पर थोड़ा सा आराम करना है, ठीक है। थोड़ा आराम करना चाहिए। आराम करने के बाद में नहीं अपनी स्पीच बोलकर फिर वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। नेताओं की तरह लंबे लंबे भाषण दो अच्छे से, झूठे सच्चे जो भी, और निकल जाओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न पर समाचार संवाददाताओं को का उचित स्तर बनाए रखना की आवश्यकता है। जो टेलीविज़न पर जो संवाददाता होते हैं उनको न्यूज़ चैनल पर कौन सी स्थिरता बनाए रखना चाहिए? खड़े होने या बैठने की स्थिरता, आवाज़ की, आंखों से संपर्क की, या आसन की, या ऑल ऑफ द अबाउट। ठीक है, तो जो नेता लोग होते हैं, देखो जो संवाददाता होते हैं जो कि न्यूज़ चैनल वाले, खड़े होने या बैठने की भी जगह होना चाहिए उनके, मतलब अच्छे से पोजीशन होना चाहिए, स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन भी। और उनकी आवाज़ भी एक अच्छी वॉइस आना चाहिए, जब भी तो लोग अट्रैक्ट होंगे और समाचार सुनेंगे। और आंखों से संपर्क बिल्कुल भाई कैमरे की तरफ उनकी आंखें होना चाहिए, और आसन भी अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर के ये 3 ही गुण उनके अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रभावी ढंग से अपना परिचय देने से के बीच एक अच्छा प्रभाव पैदा करने में मदद मिलती है। जब आप एक अच्छे तरीके से अपना परिचय देते हो, अच्छे तरीके से अपना इंट्रोडक्शन देते हो, तो इससे किस अच्छा प्रभाव पैदा करने में मदद मिलती है? किसके बीच में? भविष्य के दोस्तों के लिए, या टीचर्स के लिए, या फीचर्स भविष्य के नियोक्ताओं के लिए, या ऊपर के सभी के लिए। तो यहाँ पर देखो, जब आप अच्छी तरीके से परिचय दोगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, भविष्य के दोस्तों के साथ भी अच्छी तरीके से अच्छा प्रभाव डालोगे। शिक्षकों के साथ, नए स्कूल में गए आप, नए स्कूल में अच्छा सा परिचय दोगे तो शिक्षक भी प्रभाव होंगे, और भविष्य के नियोक्ताओं के लिए यानी कि एम्प्लॉयर्स के लिए भी आप एक अच्छा प्रभाव डालोगे। तो ऑल ऑफ द अबाउट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। यदि कोई खुले विचारों वाला है और दूसरों की मान्य राय के आधार पर अपना दृष्टिकोण बदलने को तैयार है, तो वह है, मतलब कोई व्यक्ति है जो कि अपने विचार खुले रखता है और भाई वो दूसरों की बातों पर दूसरों की बात मानकर अपना दृष्टिकोण बदलने को तैयार हो जाता है। ठीक है, तो वह क्या है? एक अच्छे संचारक, कठोर संचारक, गरीब संचारक, या मुश्किल संचारक? तो वह क्या है? वह एक अच्छे संचारक है। ठीक है, वह एक क्या है? अच्छे संचारक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, गुड कम्युनिकेटर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई दूसरा व्यक्ति बात कर रहा हो तो एक अच्छा संचारक हमेशा होगा। जब दो व्यक्ति मान लो कोई व्यक्ति है वो अच्छे से बात कर रहा है, तो एक अच्छा संचारक क्या करेगा? एक अच्छा कम्युनिकेटर क्या करेगा? ध्यान से सुनेगा, या धैर्य रखेगा, या बहुत सारे प्रश्न करेगा? तो भाई जो अच्छा संचारक होगा, मान लो ध्यान से सुनेगा, या धैर्य रखेगा, या बहुत सारे प्रश्न पूछेगा। या कोई व्यक्ति बोल रहा है कुछ भी, तो उससे हर कुछ प्रश्न करेगा, तो भाई वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्टर्ब नहीं करना है अपन को, उसकी बात ध्यान से सुनना है और धैर्यपूर्वक सुनना है। तो बोथ ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस व्यक्तियों से आप बात कर रहे हैं उसके लिए हमेशा शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसके लिए हमेशा शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप उनके साथ संवाद करने में रुचि नहीं रखते हैं। आपको अपना शब्द ज्ञान दिखाने की ज़रूरत है, दूसरे व्यक्ति को आपके संदेश को समझने की ज़रूरत है, या संचार हमेशा कठिन होता है। जब भी आप व्यक्ति से बात करते हो, तो जब आप उसके लिए हमेशा अच्छे शब्दों का चयन करते हो। हमेशा शब्दों का चयन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई अगर अपन अच्छे शब्दों का चयन करेंगे तो दूसरे व्यक्तियों को आपके संदेशों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अच्छे से समझेंगे, अच्छे से अगर आप अपनी बात को डेडिकेट करोगे, उनके सामने रखोगे, तो अच्छी तरीके से वो आपकी बातों को समझेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूरा कोर्स आपको यहाँ पर बिल्कुल एम्प्लॉयबिलिटी का करवाया जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, सभी ट्रेड्स के लिए है ये, ऑल ट्रेड्स के लिए, कोपा, वेल्डर, ऑल ट्रेड्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रीशियंस के लिए भी, और इनसे बाहर बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गैर मौखिक अभिव्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल है? गैर मौखिक जो अभिव्यक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पहलू शामिल है? अच्छा नेत्र संपर्क, हमारी अशाब्दिक अभिव्यक्ति, या मौखिक और गैर मौखिक दोनों अभिव्यक्ति? ना तो मौखिक और ना ही गैर मौखिक अभिव्यक्ति।
तो देखो जब होती है गैर मौखिक अभिव्यक्ति में ना तो मौखिक की और ना ही गैर मौखिक की अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर यहाँ पर अपना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब कोई प्रतिभागी समूह चर्चा के दौरान चुप रहता है, जब कोई प्रतिभागी है वो समूह चर्चा में अगर दूर मतलब चुप बैठा है तो अपन को क्या करना चाहिए? मैं उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, या बोलने के मौके का इस्तेमाल करें, या उनकी उपस्थितियों को भूल जाओ, या उनकी ओर से बोलो। तो भाई जब कोई मान लो किसी कंपटीशन में भाग लिया है किसी बच्चे ने और वो मान लो बैठ के डर रहा है, ठीक है, चुपचाप बैठा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको क्या क्या चलना चाहिए? बोलने के मौके का इस्तेमाल करें। तो आप ये तो नहीं करोगे कि भाई उसका टाइम आया और आप गए और माइक छुड़ा कर खुद बोलने लग जाओगे, ऐसा नहीं करोगे। उनकी उपस्थिति को भूल जाओगे, या भूल जाओगे कि भाई ये कुछ बोलने आया है या बोलेगा, या उनकी ओर से बोलोगे, या फिर भाई उसकी जगह आप बोलने लग जाओगे। ऐसा नहीं है, आप उन्हें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करोगे। आप बोलोगे भाई कि आपको बोलना चाहिए, आप आओ, ये लो माइक और अच्छे से बोलो, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल चिंता लेने की बात नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी अपन ख़त्म कर देंगे लगभग दिसंबर में ही, ठीक है। और जनवरी से आपकी मैराथन्स क्लास चालू हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब अपन। अगले क्वेश्चन है, बातचीत करते समय रुचि दिखाने का एक तरीका है। जब आप बातचीत करते हैं तो रुचि दिखाने का एक तरीका है अंत में उनके विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना। जब वे बोलते हैं तो हस्तक्षेप करें, न पूछे जाने पर अपनी बात बोलना, या बात करते करते सो जाना। जब मान लो कोई बातचीत कर रहा है तो उसमें रुचि दिखाने का तरीका क्या है? मान लो दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये अपनी बात में रुचि दिखा रहा है। तो अंत में उनके विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना, या जब वो बोलते हैं तो उनकी बातों में बीच में टोकना यानी कि हस्तक्षेप करना, या ना पूछे जाने पर अपनी बात बोलना, या मतलब वो कुछ पूछ नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी तुम वो दूसरी बात कर रहे हो और तुमने उनकी तीसरी बात तो उनको बता रहे हो, या बात करते करते सो जाना। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अंत में उनके विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना, ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने आप को स्मार्टफोन में रिकॉर्ड करना के लिए उपयोग हो सकता है। जब आप अपने आप को स्मार्टफोन में रिकॉर्ड करते हो तो किसके लिए ये उपयोगी हो सकता है? जब भी आप फ्री हो तो इसे देख सकते हो, या एक संचारण के रूप में अपनी ताकत और कमजोरियों की जांच करना, या दोस्तों को दिखा रहा है, या इसे फेसबुक पर पोस्ट कर रहे हैं। तो अपने आप को मान लीजिए आपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया तो ये किसके लिए अच्छा है? एक संचारण के रूप में अपनी ताकत और कमजोरियों की जांच करना है। जैसे कि भाई मान लो आपने रिकॉर्ड के लिए वीडियो स्टार्ट की और आप बोलना स्टार्ट कर रहे हो, तो उससे आपको पता चलेगा कि बोलने में आपकी क्या क्या कमजोरियां हैं जिनको आप दूर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको एक अच्छे तरीके से बोलना आना चाहिए, कम्युनिकेटर एक अच्छे से संचारक होना चाहिए, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करके अपने अंदर के जो टैलेंट है उसको देखना चाहिए और एक अच्छा वक्ता बनना चाहिए, मतलब अच्छे बोलना वाला व्यक्ति जरूर बनना चाहिए, बोलना जरूर सीखना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है, शीर्ष संचार कौशल जो किसी करियर में मदद कर सकते हैं वे हैं। शीर्ष संचार कौशल जो किसी के करियर में मदद कर सकते हैं वे क्या है? सुनना और आत्मविश्वास, या अनकहा संचार, या मित्रता और खुली सोच, या ऊपर के सभी, या ऑल ऑफ द अबाउट। तो जो कि एक शीर्ष संचार कौशल किसी भी करियर में मदद कर सकती है, यानी कि अपने किसी भी करियर में हेल्पफुल हो सकते हैं। उनके कौन से हैं? सुनना और आत्मविश्वास, किसी की बातों को भाई सुनना चाहिए और आत्मविश्वास से भरपूर रहना चाहिए। और अनकहा संचार, जो किसी ने नहीं कहा है उसको भी भाई सुनना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए। और मित्रता और खुली सोच, और मित्रों से भी अच्छे से मतलब उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। तो ये ऑल ऑफ देन यानी कि ऊपर के तीनों आंसर हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
टेलीफोन कॉल के दौरान होल्ड ऑन का क्या अर्थ है? जब अपन टेलीफोन पर बात करते हैं और मान लो कॉल आया, मान लो किसी का कॉल आया और उसी टाइम भाई दूसरे का कॉल आ गया, तो आप होल्ड ऑन उससे क्या बोलोगे? भाई थोड़ा होल्ड रखो, ठीक है, थोड़ी देर होल्ड रखो, दूसरे का फ़ोन आ रहा है, ठीक है। तो आप उससे क्या बोलो? फ़ोन को अच्छे से पकड़ने के लिए बोलते हो, या थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा करने के लिए बोलते हो, या फ़ोन नीचे करने के लिए, या फ़ोन चालू करने के लिए। तो फ़ोन को अच्छे से पकड़ने के लिए तो बोलते नहीं हो भाई, फ़ोन नीचे करने के लिए भी नहीं बोलते हो, फ़ोन चालू करने के लिए भी यहाँ पर आप नहीं बोलते हो। अपन बोलते हैं थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा करो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। जब आप समय पर उपकरणों की मरम्मत नहीं कर पाते हैं तो आपको करना चाहिए। जब आप समय पर उपकरणों की मरम्मत नहीं कर पाते हो तो आपको क्या करना चाहिए? ग्राहक को 1 सप्ताह और प्रतीक्षा करने के लिए कहें क्योंकि आपके पास अन्य कार्य हैं, या ग्राहक के अनुरोध करें कि वे आपको 1 और सप्ताह दे, या ग्राहक को किसी अन्य कंपनी में जाने के लिए कहें यदि वे चाहती हैं तो, या ग्राहक के आने पर खुद को छुपाएं। तो भाई देखो, जो कि मान लो आपके पास है, आपके पास समय की जो भी उपकरण है उनकी मरम्मत नहीं हो पाई और कोई ऑर्डर आया है, ठीक है, किसी ने ऑर्डर दे दिया है, अब आप उस ऑर्डर को तैयार नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? ग्राहक को सप्ताह और प्रतीक्षा करने के लिए कहे क्योंकि आपके पास अन्य कार्य है। तो भाई ग्राहक को अपन प्रतीक्षा करने के लिए नहीं बोल सकते, ठीक है। या फिर कहें ग्राहक को किसी अन्य कंपनी में जाने के लिए कहे, अगर अन्य कंपनी में जाने को भी नहीं बोल सकते क्योंकि भाई इससे आपके ग्राहक जो हैं, जो कि ग्राहक बना है वो ग्राहक हट जाएगा, ठीक है। या ग्राहक के आने पर खुद को छुपाएं। जब ग्राहक मान लो आपकी कंपनी में आपने बोल दिया कि भाई इतनी तारीख को आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा और उस तारीख को ग्राहक आ रहा है, तो उस तारीख को आप दुकान बंद करके और गायब हो, तो ऐसा भी नहीं करना है। अपन को क्या करना है? ग्राहक से अनुरोध करें कि वह आपको 1 और सप्ताह दे। ग्राहक से बोलना है कि सर देखो क्या है कि अपनी जो उपकरण हैं उनकी मरम्मत चल रही है, तो कृपया आप हमको 1 सप्ताह और दें। 1 सप्ताह बाद सर आपको प्रोडक्ट या माल जो भी है वो आपका तैयार कर दिया जाएगा। तो आपको उससे अनुग्रह करना है, ठीक है, रिक्वेस्ट करना है, ना कि भाई दुकान बंद करके भाग जाना है या उससे बोल देना जा दूसरी कंपनी में अपना काम करा ले, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई टेलीफोन कॉल के दौरान संदेश देता है तो आप क्या करेंगे? यदि कोई टेलीफोन के दौरान मान लो किसी ने फ़ोन किया कि भाई देख ये नंबर दे रहा हूँ मैं, ये नंबर लिख ले, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मान लो ITI वाले सर का नंबर दे रहा हूँ मैं, मान लो किसी मित्र ने फ़ोन किया कि भाई ले ये नंबर ITI वाले सर का है, फ़ोन करके, तो आप क्या करोगे? यदि आप संदेश पास नहीं करना चाहते तो नोट करने से मना करेंगे, या कलम और कागज़ लेने तथा प्रतीक्षा करने का अनुरोध करेंगे, या कॉल करने वालों को बाद में बात करने के लिए कहेंगे, या नॉन ऑफ द अबाउट। आप उससे क्या कहेंगे? तो आप उससे कागज़, और मान लो आपने उससे नंबर मांगा और उसने नंबर दिया, तो आप कलम और कागज़ लेने का प्रतीक्षा करेंगे और अनुरोध करेंगे, बोलेंगे भाई रुक 1 मिनट, भाई मैं पेन और कागज़ ढूंढ लेता हूँ और थोड़ा सा 1 मिनट रुक जा, मैं अभी नंबर नोट कर लूँगा। तो आप नंबर नोट करने का उससे बोलोगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी में ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है भाई, थोड़ा सा समझने का खेल है। जितना आप अच्छे से समझोगे ना उतनी अच्छी से आपको समझ में आएगा और उतनी अच्छे से आप एग्ज़ाम में इनको करके आओगे। तो उम्मीद कर रहे होंगे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता देना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अपन और फिर और डीपली तरीके से समझेंगे, ठीक है। और क्योंकि इस क्लास में 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो अगर आपको समझ में अच्छे से नहीं आ रहा हो तो बता देना। अगले क्लास में 25 क्वेश्चन करके अपन कम क्वेश्चन करके अपन समझ लेंगे, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द टेलीफोन से संबंधित नहीं है? मेकअप, पिकअप, होल्ड ऑन या कॉल बैक? तो भाई कॉल बैक बोलते हैं भाई रुक 1 मिनट कॉल रख, मैं तुझे कॉल बैक कर रहा हूँ, ठीक है। और एक बोलते हैं भाई होल्ड, थोड़ा सा होल्ड रख, मैं अभी 1 मिनट अभी बात कर रहा हूँ। या पिकअप कर लेते हैं फ़ोन, ठीक है। लेकिन मेकअप जो है भाई, जो लड़कियाँ करती है, ठीक है, इसमें फ़ोन का कोई सिस्टम नहीं है। मेकअप लड़कियाँ करती है, ठीक है। कौन कौन लड़कियाँ मेकअप करती है कमेंट में बताओ, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मेकअप का इसमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका प्रयोग नियोक्ताओं से आवेदकों का परिचय कराने के लिए किया जाता है? इनमें से किसका प्रयोग नियोक्ताओं से आवेदकों का परिचय कराने के लिए किया जाता है? लीव एप्लीकेशन, मैरिज कार्ड का, या रिज्यूम का, या आईडी कार्ड का। जब आप मान लो किसी को नौकरी दे रहे हो, ठीक है, तो नौकरी दे रहे हो तो भाई उसके परिचय अगर आप तुमको जानना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? लीव एप्लीकेशन चाहिए, हैं, मैरिज कार्ड चाहिए, या उसकी शादी का कार्ड चाहिए, या उसकी स्कूल की आईडी कार्ड चाहिए? आपको भाई रिज्यूम चाहिए ना, रिज्यूम सीवी चाहिए होगा ना आपका उसका, तो सीवी मांगेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सीवी यहाँ पर आप उससे लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम अपने रिज्यूम में क्या लिख सकते हैं? जब आप रिज्यूम या सीवी बनवाते हो तो आप उसमें क्या क्या लिख सकते हो? क्वालिफिकेशन लिख सकते हो कि भाई अपन ने कितनी पढ़ाई की है, 10, 12, ITI, ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह। स्किल्स लिख सकते हो कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है भाई। एक्सपीरियंस लिख सकते हो कि आपको इसका कितने साल का अनुभव है। तो ये तीनों चीज़ अपन यहाँ पर अपने जो रिज्यूम होता है या सीवी होता है उसमें अपन लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ द अबाउट, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। उचित शारीरिक भाषा और साफ सुथरी उपस्थिति साक्षरता में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकती है वे आत्मविश्वास देते हैं। जब आप एक अच्छी साफ सुथरी उपस्थिति साक्षरता और सफलता मदद करने में अच्छी साफ सुथरी भाषा बोलोगे जब भी आप अच्छे तरीके से, तो क्या वो आपको आत्मविश्वास देती है? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनते समय वक्ताओं की आंखों में देखना और बोलते समय श्रोताओं की आंखों में देखना एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति मान लो बोल रहा है तो उसकी आंखों में अपन देख रहे हैं तो वो सोचेगा कि भाई ये मेरी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये क्या ये एक आत्मविश्वास को दर्शाता है? जी हाँ भाई, ये भी अपना ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते। शिक्षक व प्राचार्य को लिखे अवकाश पत्र अनौपचारिक पत्र होता है या औपचारिक पत्र होता है? जब आप शिक्षक को बीमारी वाला पत्र लिखते हो या अवकाश वाला पत्र लिखते हो तो वो औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र है या औपचारिक पत्र है? तो यहाँ पर जब अपन लिखते हैं तो ये एक औपचारिक पत्र होता है, ठीक है, यह एक औपचारिक पत्र होता है। तो यहाँ से ऑप्शंस जो है शायद वो गायब हैं। शिक्षक व प्राचार्य को लिखे अवकाश पत्र अनौपचारिक पत्र हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स यानी कि गलत। शिक्षक व प्राचार्य को जो पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक पत्र नहीं होते हैं, वो औपचारिक पत्र होते हैं, क्योंकि भाई वो अपन हमेशा उनको लिखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। लोगों का अभिवादन कैसे करना चाहिए? तो जो लोग होते हैं, कोई व्यक्ति है वो मान लो आपसे मिलने आया तो उसका अभिवादन कैसे करना है? उदास चेहरे के साथ। क्या उदास चेहरे के भाई हेलो 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 ऐसे उदास चेहरे के साथ, या एक सुखद और मुस्कान के साथ, या गुस्से से या डर से? क्या डरोगे उसके सामने या उससे गुस्सा बताओगे हेलो, या डर से हेलो, या एक सुखद मुस्कान के साथ हेलो भाई? तो अपन को क्या करना है, एक किसी से अगर अभिवादन करना है तो एक अच्छी सी स्माइल देना है और एक अच्छे तरीके से कि हाँ भाई अपन इसके साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, इस तरीके से उसके साथ अभिवादन करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता में आती है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल आया था, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लो। व्यक्तिगत स्वच्छता में शामिल है चमकदार दांत, साफ बाल और नाखून, दागदार दांत या साफ बाल और नाखून, या दागदार दांत, गंदे बाल और साफ नाखून, या दागदार दांत या गंदे बाल और नाखून। तो भाई ये एक व्यक्तिगत स्वच्छता में क्या आपके बाल अगर दागदार दांत होंगे, साफ बाल और नाखून होंगे तो आपके जो दांत होंगे वो भाई गंदे दिखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में दागदार दांत और गंदे बाल होंगे और साफ नाखून होंगे, तो आपके यहाँ पर दांत गंदे हैं और बाल गंदे हैं, ठीक है।
अगला डी में है दागदार दांत, गंदे बाल और नाखून भी गंदे हैं। ये बड़े बड़े नाखून हो रहे हो उनमें भाई मेल टाइप का जो भरा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक व्यक्तिगत स्वच्छता में चमकदार दांत होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से कोलगेट से ब्रश करके रखा करो, साफ बाल होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से कंघी वगैरह करके रखा करो, और नाखून को भाई बिल्कुल 2-4-5 दिन में काट के रखा करो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी की बात सुनते हुए फ़ोन या अन्य वस्तु से खेलना क्या है? मान लो कोई भाई बात कर रहा है अपन को, मान लो टीचर से, टीचर बोल रहा है बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। अब वो कोई बात बोल रहा है तो अब अपन उसकी बात सुनते समय भाई फ़ोन के साथ फ़ोन चला रहे हैं, या फिर पेन से खेल रहे हैं, या फिर भाई कॉपी से खेल रहे हैं। तो ये कौन सी हैबिट है? गुड हैबिट, बैड हैबिट, या केयर, या नॉन ऑफ द अबाउट? तो भाई ये एक तरीके की बैड हैबिट है, ठीक है। किस तरह की हैबिट है? ये एक तरीके की बैड हैबिट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। अगले क्वेश्चन की पूछा, सिर हिलाना या दिखने के लिए महत्वपूर्ण दृश्य संकेत कि आप सुन रहे हैं। क्या आप कोई बात कर रहा है और आप उसके सामने मान लो उसकी बात सुनते समय अगर आप सिर हिला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसकी बात को अच्छे से सुन रहे हो, या महत्वपूर्ण दृश्य संकेत दे रहे हो कि आप उसे सुन रहे हो। तो जी हाँ, ये एक ट्रू है, ठीक है, सही बात है। अगर आप कोई व्यक्ति बोल रहा है और आप उसकी बात के आगे सिर हिला रहे हो, तो इसका मतलब उसके पास संकेत जा रहा है कि भाई आप उसकी बात को अच्छे से सुन रहे हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच अंतर की अनजानता से अभिप्रिय अनुभव होते हैं। अच्छा और जो बुरा स्पर्श होता है, अंतर अनजानता से अभिप्रिय होता है कि नहीं होता है? तो जी हाँ, यहाँ पर अनजानता से भी मतलब कोई और व्यक्ति स्पर्श कर रहा है या कोई अपना, इससे भी एक अच्छे और बुरे स्पर्श के बीच में अंतर यहाँ पर अपन को पता पड़ता है, ठीक है। तो ट्रू इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन बैड टच का उदाहरण है? कौन सा बैड टच यानी कि गलत टच का उदाहरण है? तो गुड टच और बैड टच के बारे में तो आपको छोटे में ही क्लास में पढ़ा दिया गया होगा, और बाकी नहीं पढ़ाया होगा तो भले यहाँ पर आप अच्छे से इसको देख के रखो। शिक्षक से थपथपाना, या मान लो आपके टेस्ट में अच्छे से नंबर आए, शिक्षक ने कहा बहुत अच्छे बेटे 1 नंबर लाए हो, तो ये बैड हैबिट है या गुड हैबिट? गुड हैबिट है ना, तो अपन को यहाँ पर क्या बताना है? बैड हैबिट, ठीक है। तो ये गुड हैबिट। माता पिता आपको एक छोटे बच्चे के रूप में स्नान कराते हैं। जब आप छोटे से थे, लल्ले से थे, तो माता पिता आपको अच्छे से स्नान करा रहे हैं, मतलब मल के अच्छे से साबुन लगा के। तो ये बैड टच है कि गुड टच? गुड टच ही है ना भाई, क्योंकि आप उस टाइम छोटे थे, ठीक है। भाई गाल खींच रहा है, या कोई भाई है अच्छे से प्यार से गाल खींच रहा है, ली ये इस तरीके से अगर गाल खींच रहा है, तो ये भी एक तरीके का भाई गुड टच ही है, ठीक है। जब आप अकेले होते हो तो अजनबी आपको छूता है। जब आप अकेले होते हो, अगर कोई अजनबी व्यक्ति आपको छू रहा है, तो ये भाई बैड टच है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। जब कोई आपका अनजान व्यक्ति आपको छूता है तो यह के लिए अच्छा है। जब कोई अनजान व्यक्ति आपको छू रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? जोर से नहीं चिल्लाओ, या उस व्यक्ति के स्थान से दूर चले जाओ, या किसी बुजुर्ग या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को बताएं। या कोई मान लो अकेले में आपको व्यक्ति छू रहा है, अनजान व्यक्ति है, तो आपको जोर से नहीं चिल्लाना है, ठीक है। जोर से नहीं चिल्लाओ, उस व्यक्ति स्थान से दूर चले जाओ, और किसी व्यक्ति बुजुर्ग या विश्वसनीय व्यक्ति को बताना है, ठीक है। तो तीनों को ऊपर के ऑप्शन को आपको यहाँ पर करना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब मैं एक अच्छे स्पर्श का अनुभव करता हूँ तो मैं अच्छा, खुश और प्यार और संरक्षित महसूस करता हूँ। जी हाँ, जब आप एक अच्छे स्पर्श का महसूस करते हो, मान लो आपने टेस्ट में अच्छे नंबर आए, टीचर ने आपकी पीठ थपथपाई, ठीक है, तो इससे आप प्रसन्न और खुश और अच्छा महसूस करते हो, तो इसका होगा बिल्कुल ट्रू, ठीक है। तो आप एक अच्छा महसूस यहाँ पर करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अधिकांश साक्षात्कारों में मुझे अपने बारे में बताए प्रश्न क्यों होता है?
अधिकांश साक्षात्कारों में मुझे अपने बारे में बताए प्रश्न क्यों होता है। साक्षात्कारताओं उम्मीदवार के बारे में जानने की अपेक्षा करता है। एक साक्षात्कारता उम्मीदवार के संक्षिप्त और त्वरित परिचय की अपेक्षा करता है। यह साक्षात्कारता उम्मीदवार का नाम जानना चाहता है। यह साक्षात्कारता जानना चाहता है कि उम्मीदवार ने क्या अध्ययन किया है। तो जो साक्षात्कारता है वो इंटरव्यू में आपसे क्या जानना चाहता है। तो जो साक्षात्कारता है वो इंटरव्यू में आपसे जानना चाहता है उम्मीदवार के संक्षिप्त और त्वरित परिचय की अपेक्षा करता है कि भाई जो विस्तार से अपना परिचय दे, एजुकेशन के बारे में बताए, ऑल डिटेल मतलब विस्तार से यहाँ पर आपको बता दे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साक्षात्कार के अंत में आपका चयन नहीं होता है तो आपको क्या करना चाहिए। मान लो आपका इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद आपका चयन नहीं हुआ तो आपको क्या करना चाहिए। इस अवसर के लिए नियोक्ता को धन्यवाद दे, या हतोत्साहित हो, या तुरंत जगह छोड़ दो, या चुने नहीं जाने का कारण पूछो। या तुरंत हतोत्साहित हो जाओगे, यार भाई नौकरी गई भाड़ में, मैंने इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू वगैरह हो ही नहीं रहा है। या तुरंत भाई उसने बोला सॉरी आप इस नौकरी के काबिल नहीं हो, आप चेयर को पीछे करके और एकदम उठ कर चले गए। या चुने नहीं जाने का कारण पूछोगे वहाँ जाके, भाई कि आपने मुझे क्यों नहीं लिया सर, ये पूछोगे। या फिर आप बोलोगे इस अवसर के लिए नियोक्ता को धन्यवाद, बोलोगे थैंक यू सर आपने मुझे ये अवसर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप उनसे बोलोगे थैंक यू सर आपने मुझे इसके लिए अवसर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हो तो व्यक्ति को घूरे, या व्यक्ति को मित्रपूर्वक तरीके से देखे, या व्यक्ति से दूर देखो, या मंजिल को देखो। तो जब किसी व्यक्ति को बात कर रहे हो तो भाई व्यक्ति को घूरना नहीं है, ठीक है, अच्छे तरीके से, या व्यक्ति को मित्रपूर्वक देखना है, या व्यक्ति से दूर देखो। बात इधर कर रहे हो ईस्ट में और वेस्ट तरफ देख रहे हो, या मंजिल को देख रहे हो, भाई मंजिल को देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर हो जाएगा। आपको उससे अच्छे मित्रता तरीके से देखना है, अच्छे मित्रता तरीके से व्यवहार करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब आप समूह चर्चा में भाग ले रहे हो, जब आप समूह चर्चा में भाग रहे हो तो दूसरों की लापरवाही से सुने, या स्पष्ट और समझदारी से बोले, या बोलते समय आँख से संपर्क बनाए रखें, या दूसरे को बोलने दें। जब भी आप समूह चर्चा में भाग ले रहे हो तो भाई आपको क्या करना चाहिए। तो आपको स्पष्ट और समझदारी से बोलना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट और समझदारी से अपनी बात को समूह में रखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों को आपकी बात यहाँ पर समझ में आए, और किसी को दोबारा उसके ऊपर क्वेश्चन ना रहे, ताकि आपसे बार बार क्वेश्चन उसके बारे में पूछा जाए। तो बी इज़ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब कोई व्यक्ति हमारी राय से असहमत हो तो हमें क्या करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हमारी राय से असहमत है तो आपको क्या करना है, जोरदार बहस करना चाहिए। अरे तू मेरी बात से क्यों सहमत नहीं है, हैं तुझे सहमत होना पड़ेगा, तू सहमत नहीं होगा तो मैं तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस तरीके से करना चाहिए। या व्यक्ति से लड़ो, या व्यक्ति को भाई पीटने लग जाओ, व्यक्ति से लड़ने लग जाओ, भाई तू मेरी बात से क्यों सहमत नहीं है। या उसके विचार सुने, या उससे भाई सुनेंगे कि भाई आप मेरी बात से क्यों असहमत हो। या फिर शांत बैठ जाओ, उसने कह दिया मैं आपकी बात से असहमत हूँ तो आप वहाँ पर ऐसे बैठ गए कि भाई ये असहमत है। नहीं, आपको ये सब नहीं करना है। आपको उससे पूछना है कि भाई आप मेरी बात से क्यों असहमत हो, आखिर क्या कारण है। तो उसके जब ही तो पता चलेगा ना कि आप उससे जोरदार बहस करके और लड़के इसका समाधान निकाल सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरों द्वारा पहले ही बताए गए विचारों को दोहराने से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। जब दूसरों द्वारा पहले से दोहराए गए विचारों दोहराने से बचने के लिए क्या करना चाहिए। हमें अपना विचार व्यक्त करना चाहिए भले ही वह वही हो। या पुनरावृत्ति से बचने के लिए हमें ध्यान से सुनना चाहिए, या हमें दोहराव के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, या हमें बेहतरीन ढंग से सुन सकते हैं। तो आपको इसमें क्या करना चाहिए। आपको पुनरावृत्ति से बचने के लिए हमें ध्यान से उसकी बातों को सुनना चाहिए। मान लो आप इंटरव्यू में बैठे हो, इंटरव्यू में मान लो आपको पोएम बोलने का टास्क मिला है। ठीक है, तो आपसे जो सीनियर था उसने भी बोल दिया मछली जल की रानी है वाला, और दूसरे ने भी बोल दिया,
अब आपकी बारी आई, जबकि आपने उनको ध्यान से नहीं सुना था, तो आपने भी वही स्टोरी जाके बोल दी। तो भाई 3 लोग अगर एक ही बोलोगे तो उससे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको उनकी अच्छे से ध्यान से सुन के रखना है कि भाई इसने क्या बोला, इसने क्या बोला, इसने क्या बोला। अगर आप अच्छे से उसको ध्यान से सुनोगे तो आप दूसरा बोल सकते हो, ठीक है, ना कि वही मछली जल की रानी जाके सुना दोगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप स्पष्टीकरण कैसे मांगते हो? आप स्पष्टीकरण कैसे मांगते हो? यह सच है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? ओ मैं समझा, या आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। तो स्पष्टीकरण आप कैसे मांग सकते हो? क्या आप स्पष्ट कर सकते हो? क्या यह सच है? ये थोड़ी नहीं बोलेंगे क्या भाई ये सच है, ओ मैं समझा। आप समझे ही नहीं हो, आप स्पष्टीकरण मांग रहे हो। या आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, ये भी नहीं बोलोगे। आप बोलोगे भाई क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं, क्या आप इस बात को दोबारा स्पष्ट कर सकते हो मेरे सामने? तो इस तरीके से आपको उसको बोलना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अपने सपनों की कंपनी में शिक्षुता के लिए आवेदन करने के लिए आपको एक प्राप्त होता है अस्वीकृति मेल, आप स्थिति को कैसे संभालेंगे? जब आप मान लो किसी आपकी कोई फेवरेट कंपनी थी, उसमें आपने जॉब के लिए भाई मेल किया, ठीक है, कंपनी में मेल किया, बट तुम्हारा जो मेल था भाई वो रिसीव नहीं किया कंपनी ने और अस्वीकृत कर दिया, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई? आप उदास हो जाते हैं, आप बेकार महसूस करते हैं, उदास हो जाओगे, अरे भाई कुछ नहीं हो सकता, आप बेकार महसूस करोगे। या आप उन्हें धन्यवाद देंगे और आगे बढ़ेंगे। आप उन्हें एक गुस्सा वाला मेल भेजेंगे। उनने आपको मान लिया अस्वीकृत कर दिया, तो आप उन्हें मेल भेजेंगे कि तुम्हारी कंपनी ये है, वो है, फलानी है, ढिकानी है, तुमने मुझे अस्वीकृत किया तो कैसे किया, ये वो गुस्सा वाला मेल, गाली गलौज कर दोगे। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको उन्हें धन्यवाद करना है और उस कंपनी को छोड़ के आगे की ओर अपने राह पर निकल जाना है, क्योंकि भाई हो सकता है आपकी किस्मत में उससे बेस्ट लिखा हो। अगला क्वेश्चन है, सफल लोग असफलताओं को कैसे संभालते हैं? जो कि सफल लोग होते हैं वो असफलताओं को कैसे संभालते हैं? जो बड़े बड़े लोग हैं, टाटा, अंबानी, एलोन मस्क वगैरह, उनको जब प्रोजेक्ट में असफलता मिलती है तो वो किस तरीके से संभालते हैं? तो वे अपनी गलतियों से सीखते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं, वे दूसरों का दोष देते हैं, वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देते हैं, वे डिमोटिवेट हो जाते हैं, या वे दूसरों को दोष देते हैं भाई तेरी वजह से ये नहीं हो पाया, या वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को मतलब वो कार्य ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, वे अपनी भाई गलतियों से सीखते हैं कि अपन ने जो वर्क किया है उसके ऊपर अपनी कौन सी गलती रह गई कि अगली बार अपन इस वर्क को अच्छे से करें। जैसे कि चंद्रयान 2 यहाँ पर अपने देश ने छोड़ा था, चंद्रयान 2 छोड़ा था, लेकिन चंद्रयान 2 अपना सफल नहीं हो पाया था। तो चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया तो चंद्रयान 3 छोड़ा गया। उसकी मतलब जो कि उसमें क्या गलतियाँ रह गई थी, उन गलतियों को मतलब समझकर यहाँ पर चंद्रयान 3 और छोड़ा गया और वो यहाँ पर अपना सफल हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके से सब लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो आपको भी अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब दूसरे हमारे बारे में आहत करने वाली बातें करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जब मान लो दूसरे व्यक्ति हैं आपसे हार्टफुल बात करते हैं, मतलब आपके हृदय को हतोत्साहित करने वाली बात करते हैं, तो आपको उनको क्या करना चाहिए? उनकी बातों को महत्व दें और उस पर विश्वास करें, या ऐसे विचारों पर ध्यान ना दें और खुद पर विश्वास रखें, या उनके बारे में आहत करने वाली बातें करें, या उनके शब्दों के अनुसार व्यवहार करें, या उनकी मतलब उनकी बुराइयां करने लग जाओगे, या उनकी बातों पे मान जाओगे हाँ यार भाई तुम मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हो, ऐसा ही होगा शायद, या उनके शब्दों के अनुसार व्यवहार करेंगे। जैसा कि उनने बोल दिया तो आप भी उनकी तरह हो जाओगे और उनकी तरह बोलने लग जाओगे। ऐसा नहीं है भाई, अपन को क्या करना है, ऐसे विचारों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, डिमोटिवेट बातों पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है और खुद पर विश्वास रखना है, खुद पर एक बिलीव रखना है। आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर ITI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई व्यक्ति बोल देता है कि भाई नहीं तुमसे एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, तो आप उनकी बातों पर विश्वास तो नहीं करोगे, या उनके बारे में आहत करने वाली बातें भी नहीं बोलोगे। आपको क्या है, खुद पर विश्वास रखना है कि भाई ITI का एग्ज़ाम अपन इस बार क्लियर ज़रूर करेंगे और छोटी मोटी परसेंट नहीं, अच्छी परसेंट से अपन यहाँ पर एग्ज़ाम को फोड़ने वाले हैं। और इस एग्ज़ाम को फोड़ने के लिए देसी अड्डा आपके साथ बिल्कुल हमेशा रहेगा, और देसी अड्डा में मनीष सर आपकी बिल्कुल हमेशा हेल्प करते रहेंगे। तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना, ठीक है।
यहाँ पर पूरी बिल्कुल आपको इसके बाद सीरीज़ बाय सीरीज़ मतलब मैराथन क्लासेस से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत भविष्य में ना आए, एग्ज़ाम में ना आए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक दीर्घकालीन लक्ष्य पहचान है। निम्नलिखित में से एक दीर्घकालीन लक्ष्य की पहचान है। टाइपिंग कौशल में महारत हासिल करना, एक प्रतिष्ठित कंपनी के लिए काम करना, या कंप्यूटर का उपयोग करना, या एक विदेशी भाषा सीखना। तो इनमें से कौन सा अपने लिए एक दीर्घकालीन लक्ष्य की पहचान है? तो अपनी यहाँ पर एक कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, एक प्रतिष्ठित कंपनी में, नामी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, तो ये आपकी एक दीर्घकालीन लक्ष्य की पहचान होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, एक बार जब हम कार्यस्थल में प्रवेश करते हैं तो हमारा संचार होना चाहिए पर्सनल, केयरलेस, प्रोफेशनल या यूजलेस। तो आपका संचार किस तरीके का होना चाहिए? तो आपका एक संचार प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है, एक अच्छे ढंग का, प्रोफेशनल ढंग का आपका संचार होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह से अगर आपको क्लास लंबी लगी हो तो कमेंट में बता देना। अपन 25-25 क्वेश्चंस करके क्लास को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि 10 से 15 क्लासेस में आपकी एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर की कंप्लीट होने वाली है, और इसके बाद अपन मैराथन क्लास चालू करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।